हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से देखेंगे कि सी एस आई आर यूजीसी नेट एग्जाम होती क्या है, कौन इसे कंडक्ट करता है, कौन ज्वाइंटली इसे ऑर्गेनाइज करता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको इस एग्जाम को देना है तो आपको कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको होने चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को दे सकें। इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के फाइनल ईयर में है या फिर आप एमएससी के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जो भी स्टूडेंट साइंस में एक अच्छा करियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो अंत तक बने रहिए अगर आपको सी एस आई आर यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी चाहिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नेट एग्जामिनेशन है वो कौन कंडक्ट करता है और कौन ऑर्गेनाइज करता है। तो सबसे पहले सी एस आई आर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि हमारे देश में जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज है, नेशनलाइज लेबोरेटरीज लाइक नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, आइजर्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, या 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 और बाकी सारे सी एस आर लैब्स है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इन्वेंशंस होते हैं, जो भी फंडिंग दी जाती है साइंटिस्ट को या फिर फैकल्टी मेंबर्स को या फिर स्टूडेंट्स को, तो वो सारा का जो काम है वो करता है सी एस आई आर। तो सी एस आई आर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में। दूसरी जो बॉडी है वो है यूजीसी। यूजीसी हमारे हायर एजुकेशन की हायर बॉडी है, जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, फिर चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, सबको गवर्न करने का काम यूजीसी करता है। यूजीसी इज हाईएस्ट रूल मेकिंग एंड रूल मेंटेनिंग अथॉरिटी इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो यूजीसी एंड सीएसआईआर दोनों मिलकर सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। अब पहले ये जो एग्जाम है वो यूजीसी और सीएसआईआर ही कंडक्ट करते थे। अब ये जो एग्जाम है वो एनटीए को दी है ऑर्गेनाइज करने के लिए। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि सीएसआईआर है या यूजीसी है, ठीक उसी प्रकार एनटीए भी एक गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस एजेंसी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करती है। जो प्रेस्टिजियस एग्जाम होते हैं हमारे देश में, लाइक नेट एग्जामिनेशन, देन आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ली जाती है 10 साल। तो ये सारे की सारी एग्जाम्स कंडक्ट करने का काम करता है एनटीए। तो एनटीए एक ऑटोनॉमस एजेंसी है जो कि ये सारी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, गवर्नमेंट की एजेंसी है हमारे। तो ये जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में ये सी एस आई आर नेट एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाती है। तो 5 सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कोड के अनुसार हम वो कौन से 5 सब्जेक्ट है वो देखेंगे। सो सब्जेक्ट कोड 701 स्टैंड्स फॉर केमिकल साइंसेस। देन 702 जो है सब्जेक्ट कोड वो है अर्थ साइंसेस के लिए। अर्थ साइंसेस इसमें ओशियन साइंस, प्लानिटरी साइंस ये भी इंक्लूड होता है। 703 जो है वो होता है लाइफ साइंस। एंड दूसरा जो होता है 704 वो होता है मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। एंड लास्ट का जो है 705 वो है फिजिकल साइंसेस। तो ये 5 सब्जेक्ट कोड है जिनमें आप सीएसआईआर की नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं: केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो साइंस की अगर आपकी सब्जेक्ट है तो आपके लिए सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम देनी होगी। अब क्यों ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है, व्हाट इज द नीड ऑफ कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें। जैसे कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि सीएसआईआर और यूजीसी जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की ऑटोनोमस बॉडीज है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इनोवेशंस होते हैं या फिर रिसर्च होती है या जो भी काम होते हैं हमारे देश में वो कंडक्ट करते हैं। और यूजीसी एक हायर एजुकेशनल
इंस्टीट्यूट जो है हमारे देश की उन्हें गवर्न करता है। तो इन सीएसआईआर लेबोरेटरीज में और यूजीसी के गवर्न में जो भी इंस्टीट्यूट आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो या कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, उन सब में जो ह्यूमन रिसोर्सेस लगते हैं, यानी कि प्रोफेसर्स लगते हैं, टीचर्स लगते हैं, सीएसआर लेबोरेटरीज में जूनियर रिसर्च फेलो लगते हैं या फिर रिसर्च एसोसिएट लगते हैं। तो इन सब जगह पर एक एलिजिबल और टैलेंटेड यूथ की जरूरत होती है। तो वो एलिजिबल और टैलेंटेड यूथ कैसे चूज करने हैं, तो बाय थ्रू द नेट एग्जामिनेशन। ओके। तो अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था यूजीसी ने कि अब इसके बाद पीएचडी के लिए कोई अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटीज को कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेट का ही रिजल्ट 3 कैटेगरीज में डिक्लेयर किया जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी होगी नेट जेआरएफ। दूसरी कैटेगरी जो होगी वो होगी नेट एलएस। और तीसरी जो कैटेगरी होगी वो नेट फॉर पीएचडी एडमिशन। तो अब इसके बाद मतलब जून 2024 के बाद नेट का जो रिजल्ट है वो इन 3 कैटेगरीज में लगेगा, नेट जेआरएफ, नेट एलएस और नेट फॉर पीएचडी एडमिशन। अब इसकी इन 3 कैटेगरी से ही पता चलता है कि क्यों नेट एग्जाम कंडक्ट की जाती है। तो अब सबसे पहला हम इसके बारे में देखेंगे। देखो, अगर आपका रैंक जो है नेट में वो नेट जेआरएफ आता है, यानी जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब अगर आपको ये रैंक मिलता है तो क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, नेशनलाइज इंस्टीट्यूट में, लाइक आईआईटी है, एनसीएल, आइजर, एनआईटीज, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में, सरकारी हो, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो। और आपको महीने में एक बार आपको फेलोशिप मिलेगी, हर महीने आपको फेलोशिप मिलेगी 5 साल के लिए। सो यू विल गेट फेलोशिप फॉर 5 years। अब कितनी फेलोशिप मिलती है, तो शुरुआत के लिए आपको जेआरएफ मिलती है, 37,000 बेसिक है। और उसमें एचआरए ऐड होता है सीटी के अनुसार। और 2 साल के बाद लास्ट के जो 3 साल है उसमें आपको 42,000 बेसिक मिलता है और उसमें एचआरए ऐड होता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि आपको पीएचडी करते समय हर महीने 40-45 हजार रुपये फेलोशिप मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है अगर हम देखा करें तो। तो अगर आपका रैंक जो है नेट में वो जेआरएफ आता है तो आपको ये सुविधा उपलब्ध होती है, पीएचडी करते वक्त आपको फेलोशिप मिलती है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है नेट एलएस। तो जो भी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस है हमारे देश में, उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, वो फिल की जाती है। तो उसका जो क्वालिफिकेशन है वो है नेट एलएस। अगर आपका रिजल्ट नेट एलएस आता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। विदाउट नेट आप नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन होता है आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट है या फिर आप नेट क्वालिफाइड है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जो रिजल्ट है वो तीसरी कैटेगरी में आता है, यानी नेट क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन, देन आपको सिर्फ पीएचडी की अलग एंट्रेंस देनी नहीं पड़ेगी यूनिवर्सिटी की। अब इसके बाद वो होगी भी नहीं। तो अगर आपको पीएचडी करनी है तो नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट ये तीसरी कैटेगरी में आता है तो आपको रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलने वाली है। आपको सिर्फ एडमिशन मिलने वाला है इंस्टीट्यूट में फॉर डूइंग द पीएचडी। सो दीज आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। और कई रीजंस है जो कि आपका जो सीवी है वो स्ट्रांग हो जाता है। आपका जो लोग आपकी तरफ एक रिस्पेक्ट से देखते हैं कि आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हुए हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आपका जो नॉलेज है उस सब्जेक्ट का वो स्टैंडर्ड माना जाता है। और अगर कई पीएसयूज रहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनमें भी आप जब अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो अगर आप सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई हो तो आपकी तरफ देखने का नजरिया बदलता है, आपके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी रीजन है जो जिसकी वजह से आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको ये एग्जाम देनी है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका एमएससी कंप्लीट है तो आपको उसमें 55% मार्क चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और देर इज अ 5% ऑफ परसेंटेज रिलैक्सेशन अगर आप एससी, एसटी, फिर ओबीसी, नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपको पीजी में इतने परसेंटेज चाहिए, तभी आप सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका एमएससी कंप्लीट नहीं है, अगर आप एमएससी एपियरिंग हो, एपियरिंग मतलब अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ
सेमेस्टर में हो एमएससी के, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तभी भी आप ये एग्जाम को अपीयर हो सकते हो। अगर आपका रिजल्ट क्वालिफाई आता है तो उसके बाद आपको 2 साल के अंदर एमएससी डिग्री जो है वो क्लियर करनी पड़ती है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तो फिर वो जो नेट एग्जाम आपने क्वालिफाई की है उसका कोई मतलब नहीं होता। नेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी है वो तभी कंसिडर की जाती है जब आपकी एमएससी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरा क्राइटेरिया रहता है एज का। तो अभी हमने देखे कि नेट के जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में डिक्लेयर किए जाएंगे। एक नेट जेआरएफ, दूसरा है नेट एलएस, और तीसरा है नेट फॉर पीएचडी। तो अगर आपको नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है फॉर्म फिल करते समय, तो आपका जो अपर एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर और आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेट एलएस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, नो एज लिमिट। और नेट पीएचडी के लिए अभी कोई वैसा नोटिफिकेशन आया नहीं है। वो जून 2024 के बाद इस कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसका क्या है एज लिमिट वगैरह, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर द net examination. The eligibility criteria for appearing this examination, we will see in detail about the examination pattern. So let's see one by one details about the examination. So first thing is by which mode this examination is conducted. So the examination is conducted in online mode via computer-based test. So the examination is conducted via online mode. The first thing we have to remember. Second thing is that the language of question paper will be Hindi, and so whatever maybe the your subject, the question asked in the paper will be two languages, Hindi and English. Then third important thing you have to remember is that the time duration for the examination is 3 hours, and maximum marks are 200. Maximum marks are 200. So this is the in general information about the examination. Now, as I said earlier, the exam is conducted in the 5 subjects. Now, the pattern of question paper I will discuss by considering the example of sciences, chemical sciences. So the question paper is made up of 3 parts. Question paper is made up of 3 parts, part A, then part B, and part C. Okay, so maximum questions in part A is 20, maximum question in part B is 40, and maximum question in part C is 60. Out of which you have to attempt 15 question in part A, 35 question in part B, and 25 question in part C. So each question will have 2 marks in part A, 2 marks in part B, and part C question has 4 marks. Okay. Now there is a negative marking as well as in each part A, part B, and part C. So 25% negative marking is there. One question you will lose 0.5 marks in part A, 0.5 marks in part B, as well as 1 mark in part C. So this is the question paper pattern for the chemical sciences. This is one of the most prestigious examination which is conducted in our country to determine the human resources for research and science and technology laboratories available in the India, as well as for choosing the assistant professor eligible candidates in universities and colleges. So the level of questions are in that way. Questions are in that level. So the examination is tough. But if you do a systematic study, hard work, with smart work, then it is very easy to qualify this examination. This examination is conducted twice in the year. The exam is conducted twice in year, generally in the month of June and in the month of December. So this the examination is being conducted throughout the. We will see what are the benefits of qualifying this examination. As I said earlier, why this NET examination is being conducted. So the important benefit is that if you got JRF rank, then you will get fellowship for PhD.
you will get fellowship for PhD. So this is the very important benefit of this examination. The tenure of this fellowship is of 5 years. 2 years will be JRF, 2 year will be JRF, and 3 years will be SRF. So as I said earlier, near about 45,000 JRF amount is there, and 50,000 SRF amount is there for each month for 5 years. So this is the very important benefit you can get after qualifying this examination with JRF rank. Then if you qualify this examination with LS rank, then you can apply for the assistant professor post, assistant professor post in universities as well as colleges. पे यानी सीनियर कॉलेज पे या फिर यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में परमानेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी। दूसरा अल्टरनेटिव है आपकी पीएचडी होनी चाहिए। सो इफ यू आर हैविंग नेट क्वालिफिकेशन और इफ यू आर हैविंग पीएचडी degree, then you can apply for the post of assistant professor in universities and colleges. Those students who got the rank of JRF, they can go for the applying assistant professorship as well as they can choose to do the PhD. बट यू कैन नॉट चूज द बोथ। अगर आपको जॉब लगती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, देन यू कैन नॉट क्लेम फॉर द जेआरएफ अमाउंट फॉर डूइंग द पीएचडी एंड वाइस वर्सा। अगर आप जेआरएफ लेते हो पीएचडी करने के लिए तो फिर साइमल्टेनियसली आप असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई नहीं कर सकते। और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी, अगर आपको पीएचडी करनी है अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में, तो आपको नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती थी यूनिवर्सिटीज में वो जून 2024 के बाद होने वाली नहीं है। तो आपको पीएचडी करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपको नेट एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी थर्ड कैटेगरी में। सो नेट क्वालिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन। दूसरे जो बेनिफिट है वो भी मैंने थोड़े से बताया है पहले, कि आपका जो बायोडाटा है वो हेवी हो जाता है, आपकी तरफ लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छी तरह से है ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो रिमेंबर, दिस इज द वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्कोप है। Now nowadays it becomes very difficult for getting job as assistant professor in colleges and universities because there are many other factors which are involved in the selection process. This is not the platform to discuss that thing, but this is the qualification which you have to attain if you want to join as assistant professor. तो आपको वो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, बाकी के जो फैक्टर है वो बाद में आते हैं। दूसरी थिंग है कि अगर आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना है, आपको टीचर बनना पसंद नहीं है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है रिसर्च फील्ड में। क्योंकि जब आप किसी नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूट में लाइक एनआईटी, आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आइजर्स, इसमें अगर आप पीएचडी करते हो और उसके बाद आप पोस्ट डॉक्टरेट के लिए दूसरी कंट्रीज में जा सकते हो, वहां पर आपको बहुत अच्छी फेलोशिप दी जाती है। और जब आप पीएचडी करके पोस्ट डॉक करके किसी फार्मा इंडस्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी और पर्क्स भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो दिस इज द आई विल से दिस इज द दो स्टूडेंट हु वांट टू डू अ करियर इन साइंस, देन दिस फील्ड इज फॉर यू। आपको नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में नेट एग्जामिनेशन के बारे में सारी जानकारी मिली होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट को आंसर कर दूंगा अगर आपका डाउट जेन्यून है तो। रुकते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।